1969 समर ऑफ लव का दौर खत्म हो चुका था, लेकिन कैलिफोर्निया अब भी शांति और स्वतंत्रता के वादे से चमक रहा था। फिर भी एक अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, एक साया जो सुनहरे राज्य पर गिरने वाला था। जोडियाक किलर अपनी दहशत की हुकूमत शुरू कर रहा था। वह शांति को तोड़कर भय को हवा में फुसफुसाने वाला बना रहा था। कोई भी सुरक्षित नहीं था, कोई भी उसके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकता था। जोडियाक किलर एक प्रेत था, भय में फुसफुसाया गया एक नाम, एक ऐसी दुनिया में अराजकता का प्रतीक जो व्यवस्था की लालसा कर रही थी। जोडियाक किलर सिर्फ जीवन लेने से संतुष्ट नहीं था, वह मानसिकता को नियंत्रित करना चाहता था, अधिकारियों के साथ खेलना चाहता था। उसका शिकार क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को बे एरिया था, एक ऐसी जगह जहां सपने पीछा किए जाते थे और उम्मीदें ऊंची उड़ान भरती थीं। लेकिन जो उसके रास्ते में आते थे, उनके लिए कैलिफोर्निया का सपना एक जीवित दुःस्वप्न बन जाता था। 20 दिसंबर 1968 वेलेजो, कैलिफोर्निया के बाहर एक एकांत स्थान जिसे लवर्स लेन के नाम से जाना जाता था, एक भयंकर दोहरे हत्याकांड का दृश्य बन गया। डेविड फराडे 17 वर्ष और बेट्टी लू जेनसन 16 वर्ष अपनी पहली डेट पर थे। सर्दियों के आसमान के नीचे युवा प्रेम खिल रहा था, लेकिन उनकी शाम एक इंजन की गर्जना और हेडलाइट्स की चमक से टूट गई। एक कार उनके अपने वाहन के बगल में आकर रुकी और अंधेरे से एक आकृति उभरी। रात में गोलियों की आवाज गूंज उठी और उनकी गूंज आसपास की पहाड़ियों में समा गई। डेविड को तुरंत मार दिया गया, सिर में करीब से गोली मारी गई। बेट्टी लू भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार से कुछ ही फीट की दूरी पर उसे गोली मार दी गई। हत्यारा रात में गायब हो गया, एक अकल्पनीय भयावह दृश्य छोड़कर। कोई नहीं जानता था, यह सिर्फ शुरुआत थी, एक दहशत की हुकूमत की ठंडी प्रस्तावना जो एक राष्ट्र को मोहित और भयभीत कर देगी। डेविड फराडे और बेट्टी लू जेनसन की हत्याओं ने बे एरिया में झटके भेज दिए, लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। जुलाई 1969 में हत्यारे ने फिर से हमला किया। इस बार वेलेजो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में एक जोड़े को निशाना बनाया। डार्लिन फेरिन 22 वर्ष और माइकल मैग्यू 19 वर्ष एक ग्रीष्मकालीन शाम का आनंद ले रहे थे जब एक कार पास आई। उनके वाहन में एक चकाचौंध भरी रोशनी भरी और फिर गोलियों की एक श्रृंखला चली। डार्लिन मारी गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से माइकल हमले से बच गया। कुछ दिनों बाद स्थानीय समाचार पत्रों में 3 पत्र आए जिनमें हत्याओं की जिम्मेदारी ली गई थी। पत्र उसी विचित्र हाथ से लिखे गए थे, एक प्रतीक के साथ हस्ताक्षरित थे जो भय का पर्याय बन जाएगा, एक क्रॉस्ड सर्कल। जोडियाक, जैसा कि अब उसने खुद को बुलाया, ने मांग की कि उसके पत्र पहले पन्ने पर छापे जाएं और अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो और हिंसा की धमकी दी। पत्रों में कुछ और भी ठंडक भरी चीजें थीं, कूट संदेश। जोडियाक ने दावा किया कि इन सिफरों में उसकी सच्ची पहचान और उसके मकसद छिपे हुए थे। बे एरिया भय से ग्रस्त था। जोडियाक किलर एक मीडिया सनसनी बन गया था। उसके गुप्त संदेश और साहसिक धमकियां राष्ट्रीय अखबारों में छाई हुई थीं। लोग रात में बाहर जाने से डरते थे कि वे अगली शिकार न बन जाएं। पुलिस बिना रुके काम कर रही थी, हर सुराग का पीछा कर रही थी, लेकिन जोडियाक हमेशा एक कदम आगे लगता था। फिर 27 सितंबर 1969 को जोडियाक ने फिर से हमला किया। इस बार उसके शिकार ब्रायन हार्टनेल 20 वर्ष और सेसिलिया शेपर्ड 22 वर्ष थे, जो लेक बेरियसा में पिकनिक का आनंद ले रहे थे। हत्यारे ने एक हुड वाले पोशाक में आकर जोड़े के पास पहुंचा और उन्हें कपड़े की रस्सी से बांध दिया। फिर उसने उन्हें बार बार चाकू मारा, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। सेसिलिया अपनी चोटों से 2 दिन बाद मर गई। ब्रायन इस भयावह कहानी को बताने के लिए जीवित रहा। The Zodiac seemed to relish in the terror he was inflicting. He continued to send letters to the newspapers, each one filled with more taunts, more threats, and more ciphers. He seemed to be playing a twisted game of cat and mouse with the authorities, reveling in his ability to outsmart them at every turn. One letter even included a blood-stained piece of Paul Stein's shirt, as if to prove his macabre claims. On October 11th, 1969, the Zodiac claimed his final victim. Paul Stein, a 29-year-old taxi driver, was shot and killed in San Francisco's Presidio Heights neighborhood. Witnesses reported seeing a man wiping down the cab before calmly walking away. Despite a description of the suspect being broadcast, the killer vanished into the city streets.
Over the years, the Zodiac case has attracted countless theories and suspects. But one name in particular has haunted the investigation: Arthur Lee Allen. Allen, a former schoolteacher with a history of disturbing behavior, became a prime suspect in the early 1970s. He owned a watch with the Zodiac symbol, wore boots that matched footprints found at one of the crime scenes, and even had a bloody knife in his car. Allen was questioned extensively by police, but he was never charged. While circumstantial evidence seemed to point towards him, there was never enough concrete proof to definitively link him to the crimes. DNA testing in the early 2000s failed to match Allen to any of the Zodiac evidence, further deepening the mystery. For decades, the Zodiac's coded messages remained a tantalizing enigma. Amateur and professional codebreakers alike struggled to unlock the secrets hidden within the ciphers. Then, in December 2020, a team of 3 codebreakers finally cracked the Zodiac's 340-character cipher, a message that had baffled investigators for over 50 years. The message, while rambling and filled with misspellings, offered a glimpse into the killer's twisted psyche. I hope you're having lots of fun in trying to catch me, it read. The decoded message, while providing some insights, did not reveal the Zodiac's true identity. It did, however, reignite public interest in the case and sparked renewed hope that the mystery might one day be solved. To this day, the identity of the Zodiac killer remains one of the most enduring mysteries in American criminal history. Despite countless hours of investigation, mountains of evidence, and tantalizing clues, the case remains unsolved. The Zodiac killer, once a terrifying specter haunting the California landscape, has faded into legend. Was it Arthur Lee Allen, or was he just a convenient scapegoat? Were there other victims we never knew about? Did the Zodiac, as he claimed in his letters, eventually disappear into obscurity, his true identity dying with him? The questions linger, unanswered, a testament to the enduring power of this unsolved mystery. The Zodiac may be gone, but his legacy of fear and fascination lives on. जोडियक किलर हिस्ट्री के सबसे बदनाम और मायावी सीरियल किलर्स में से एक है। इतनी इन्वेस्टिगेशन और अनगिनत थ्योरीज के बावजूद जोडियक किलर की असली पहचान आज तक कंफर्म नहीं हुई है। ये केस आज भी पब्लिक को कैप्टिवेट करता है और नए इन्वेस्टिगेटर्स को इंस्पायर करता है। हर नया क्लू, हर नई थ्योरी इस उम्मीद को जगाती है कि शायद ये मिस्ट्री सुलझ जाए। एमेच्योर स्लूथ्स से लेकर सीजन प्रोफेशनल्स तक जोडियक किलर का नकाब उतारने की कोशिश आज भी जारी है, इंसाफ की चाहत और क्रिमिनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की लालसा से प्रेरित। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टिगेशन के नए तरीके सामने आ रहे हैं, क्या हम आखिरकार सच्चाई का पता लगा पाएंगे? या जोडियक किलर हमेशा के लिए एक डार्क एनिग्मा, एक खौफनाक साया बनकर रह जाएगा जो वक्त के साथ गुम हो गया? सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जोडियक किलर की कहानी आने वाली पीढ़ियों को डराती और कौतूहल में डालती रहेगी। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए सिद्धू बियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें।